हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका क्वेश्चन स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में आधुनिक भारत का एक ऐसा चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इस वीडियो में मैंने उसको इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका जो स्थापना हुआ था वो किस परिस्थिति में हुआ था, यानी कि उसका बेसिक क्या है। तो दोस्तों, जो अंग्रेजी कंपनी जो थे वो जब भारत आ गए थे तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो राजनीतिक अधिकार है वो प्राप्त कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो उनका जो शोषक नीति था, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या नहीं तो आर्थिक क्षेत्र में हो, इससे क्या हुआ था, जो भारत का जो विभिन्न क्षेत्र था वहाँ पे छोटे छोटे दल का निर्माण हुआ जो ये जो ब्रिटिशर्स जो थे उनका वो विरोध करते थे। तो दोस्तों, ऐसा लगा बाद में जो क्यों ना एक ऐसा पार्टी होना चाहिए, एक ऐसा दल होना चाहिए जो पूरे भारत में हो और वो सबका प्रतिनिधित्व करता हो। दोस्तों, इन्हीं परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और दोस्तों, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, पहले उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। हालांकि जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो स्थापना किया गया था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो स्थापना किए थे वो किए थे ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो दोस्तों, जो ब्रिटिशर्स जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था जो बाद में जाके यही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका स्थापना हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और जो संस्थापक थे वो थे ए.ओ. ह्यूम, यानी कि अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम। और दोस्तों, ये जो स्थापना किया गया था वो बम्बई में किया गया था। बम्बई में किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और दोस्तों, जो पहले जो इसका जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका जो नामकरण है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और पूर्व में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो है उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दोस्तों, जिस टाइम पे ये कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था उस टाइम पे जो भारत के वाइसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। और दोस्तों, ये जो लॉर्ड डफरिन थे उनका जो कार्यकाल था वो था 1884 से लेकर 1888 के बीच में। तो दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं जो कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था वो कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था और किस वर्ष में हुआ था और उसका क्या विशेषता था। तो वैसे तो दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी का गठन हो गया था आपका 1885 में हो गया था, उसके बाद हर एक साल इसका अधिवेशन हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में उसी अधिवेशन को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो शुरू का जो 4 है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों को गौर से देखने के बाद आपको लगेगा जो यहाँ पे देखिए पहले वाला बम्बई में हुआ था, उसके बाद कलकत्ता में हुआ है, उसके बाद मद्रास में हुआ है, उसके बाद इलाहाबाद में हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम इसको मैप पे देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैप पे देखते हैं तो यहाँ पे है आपका बॉम्बे, उसके बाद यहाँ से आप चले जाएगा यहाँ पे, दूसरा बार यहाँ पे कलकत्ता और उसके बाद यहाँ पे मद्रास, उसके बाद यहाँ पे इलाहाबाद। यानी कि दोस्तों, इससे मतलब ये कोशिश किया गया था जो पूरे भारत को इससे कवर किया जाए। और दोस्तों, इसमें एक बात और देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो इसका जो अध्यक्ष भी है वो अलग अलग समुदाय से बनाया गया था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, ये जो W.C. बनर्जी थे यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो एक हिंदू थे। उसके बाद दोस्तों, ये दादा भाई नौरोजी थे, ये पारसी थे। और दोस्तों, ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये थे आपके मुस्लिम। और जो दोस्तों ये जॉर्ज यूले थे ये थे आपका ईसाई थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न जो समुदाय के लोग थे उनको भी इसमें शामिल करने का कोशिश किया गया था। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम अपना जो पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो फर्स्ट वाला, वो हुआ था आपका 1885 में ही हुआ था और वो बॉम्बे में हुआ था। और उस टाइम के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों, वो जो अधिवेशन हुआ था, पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों टोटल जो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जो सबसे पहले जो यहाँ पे महासचिव बने थे वो थे यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम थे। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा वाला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1886 में, मतलब अगले साल, और ये हुआ था आपका कलकत्ता में। और दोस्तों, ये इसका अध्यक्षता किए थे आपका दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो थे वो 1886 में भी किए थे अध्यक्षता, उसके बाद 1893 में भी किए थे, उसके बाद
2006 में किए थे, यानी कि 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद दोस्तों तीसरा वाला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1887 में, ये मद्रास में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे बदरुद्दीन तैयब जी। और दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी जो है, ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो चौथा वाला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1888 में हुआ था और ये हुआ था आपका इलाहाबाद में। और उस टाइम पे जो अध्यक्ष बने थे वे जॉर्ज यूले थे। और दोस्तों जो जॉर्ज यूले हैं वो प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष बने थे। और दोस्तों जो टोटल जो है वो 4 गैर भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बने थे। तो दोस्तों ये जो शुरू वाला जो 4 है उसको आपको एक साथ में याद करना है। शुरू वाला जो 4 कहाँ कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ, उसके बाद कोलकाता में हुआ, उसके बाद मद्रास में हुआ, उसके बाद इलाहाबाद में। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने लोग 1896 में चलते हैं। 1896 का जो अधिवेशन हुआ था फिर से वो हुआ था आपका कलकत्ता में हुआ था। और दोस्तों इस टाइम के जो अध्यक्ष बने थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी। दोस्तों 1896 वाला जो था अधिवेशन, उसमें खास बात ये था जो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम उसको पहली बार गाया गया था। 1896 में जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको पहली बार गाया गया था। चलते दोस्तों नेक्स्ट में, अगला चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा यहाँ पे 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वो वाराणसी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये जो अधिवेशन हुआ था उसका विशेषता ये है जो इसमें जो स्वदेशी आंदोलन था उसको समर्थन दिया गया था। यहाँ पे दोस्तों 1906 है, 1906 में कलकत्ता में फिर से हुआ था अधिवेशन और इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों इस अधिवेशन का विशेषता था इसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद दोस्तों जो 1907 है, 1907 वाला जो है सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी बोस। और दोस्तों जो सूरत वाला जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। कांग्रेस पार्टी 2 गुट में बट गया था, एक गरम दल और एक नरम दल में। उसके बाद दोस्तों 1911 जो था वो फिर से कलकत्ता में हुआ और उसके जो अध्यक्ष थे वे थे बिशन नारायण धर। और दोस्तों इसमें सबसे पहली बात जो जनगण मन है, जो राष्ट्रगान है, उसको सबसे पहले गाया गया था। उसके बाद दोस्तों 1916 वाला फिर से अगेन इम्पोर्टेंट है, ये फिर से कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजुमदार। इसमें दोस्तों 3 बात हुआ था। जो कांग्रेस पार्टी जो था जो 1907 में जो अलग अलग पार्ट में बट गया था, गरम दल और नरम दल में, वो यहाँ पे आके दोनों क्या हुआ, दोनों में समझौता हो गया था, नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया। उसके बाद दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी था और जो मुस्लिम लीग था इसमें भी समझौता हो गया था। उसके बाद दोस्तों जो लाला लाजपत राय थे तो वो यहाँ पे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिए थे इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हमारा 1917 में चलते हैं दोस्तों। 1917 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सबसे पहले महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। उसके बाद दोस्तों चलते हैं 1920 में। दोस्तों 1920 में खास बात यह है कि वैसे तो कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन होता था वो हर एक साल में होता था एक बार, तो लेकिन इसमें क्या हुआ था, कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और उसका जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे लाला लाजपत राय। ये जो अधिवेशन है वो इसलिए बुलाया गया था ताकि जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था उसको समर्थन किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लिए ये अधिवेशन बुलाया गया था। तो दोस्तों उसमें ये हुआ जो असहयोग आंदोलन को समर्थन नहीं किया गया था। लेकिन जो फिर 1920 में ही जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था नागपुर में, उसमें जो अध्यक्ष थे वे थे वीर राघवाचारी। तो दोस्तों इसमें फिर से ये सहमति बना जो असहयोग आंदोलन जो है उसको समर्थन किया जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे 1924, ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1924 वाला जो अधिवेशन है वो बेलगाम कर्नाटक में हुआ था और उसके अध्यक्ष जो थे वे महात्मा गांधी थे। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष महात्मा गांधी केवल एक बार बने थे। दोस्तों इसमें एक बार और देख लेते हैं, जो ये जो अधिवेशन हुआ था 1924 वाला, ये 40वां अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का। दोस्तों अगेन चलते हैं फिर 1925 में। तो 1925 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कानपुर में। तो कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और दोस्तों ये जो सरोजनी नायडू जो है वो
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। अगर पहला महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो होगा यहाँ पे एनी बेसेंट, लेकिन अगर पहला भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा, पहला भारतीय महिला अध्यक्ष, तो होगा सरोजनी नायडू। और दोस्तों यहाँ पे फिर चलते हैं 1929 वाला अगेन इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था आपका लाहौर में और इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और दोस्तों 1929 वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूर्ण स्वराज का मांग इसी अधिवेशन में किया गया था। और दोस्तों ये डिसाइड किया गया था 1929 के बाद जो 26 जनवरी आएगा 1930 का, उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए ये डेट इतना इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जाके भारत गणतंत्र हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये जो 1937 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। दोस्तों ये फैजपुर यूपी में है और दोस्तों इसका अध्यक्ष था फिर से जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और दोस्तों ये जो फैजपुर वाला जो है वो सबसे पहले गांव में होने वाला अधिवेशन था। इससे पहले दोस्तों जो भी अधिवेशन होता था कांग्रेस पार्टी का वो शहरों में हुआ करता था, तो फैजपुर वाला जो अधिवेशन था 1937 वाला वो गांव में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं 1938 और 1939। दोस्तों 1938 और 1939 वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्ष थे वे सुभाष चंद्र बोस थे। तो दोस्तों जो 1938 वाला जो अधिवेशन था वो हरिपुरा में हुआ था और 1939 वाला हुआ था त्रिपुरी में। तो दोस्तों ये जो त्रिपुरी वाला जो अधिवेशन था उसमें जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था गांधी जी के प्रेशर में आके। तो जब ये त्यागपत्र दे दिए थे तो उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद थे वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों इसमें जो 1939 वाला जो जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे उसमें उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे। जो उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पे 1940 से लेकर 1945 के बीच में। दोस्तों 1940 से 45 के बीच में ये 5 से 6 साल का जो गैप है, इसमें पूरे ड्यूरेशन के लिए जो अबुल कलाम आज़ाद थे वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। तो इनसे जुड़े 2 पॉइंट हैं, एक है यहाँ पे सबसे युवा अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के वो थे अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे लंबे समय के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी यही रहे थे। तो इनसे 2 पॉइंट है, सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद दोस्तों 1946-47 जो था वो अधिवेशन हुआ था मेरठ में और उस टाइम जो अध्यक्ष बने थे वे JB कृपलानी बने थे। और दोस्तों JB कृपलानी से ये पॉइंट आता है जो जिस टाइम भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा JB कृपलानी। दोस्तों JB कृपलानी के जस्ट बाद 1948 में, यानी कि ये पूछा जाए जो भारत आज़ाद हुआ उसके जस्ट बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे, तो वे बने थे पट्टाभी सीतारमैया था, जो सुभाष चंद्र बोस से 1939 में हार गए थे। दोस्तों ये वाला जो हुआ था अधिवेशन वो हुआ था आपका जयपुर में। इससे एक पॉइंट और देख लेते हैं, ये वाला जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 55वां अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का 1948 वाला में। दोस्तों एक हम नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, जो कांग्रेस पार्टी जो था उसका 3 महिला अध्यक्ष बनी थी, उसमें से एक थी एनी बेसेंट, उसके बाद सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। इनका दोस्तों हम ईयर भी देख लेते हैं। जो एनी बेसेंट जो थी वो बनी थी 1917 में, उसके बाद सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में और नलिनी सेन गुप्ता बनी थी 1933 में। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।